नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं मनी गुरु, जहां निवेश की जर्नी में ये बहुत जरूरी है कि आप महंगाई का भी ध्यान रखें ताकि इन्फ्लेशन आपकी रियल रिटर्न को कहीं कम ना कर दे। और इसके लिए जरूरी है ऐसे एसेट क्लास को चुनना जिसमें इन्फ्लेशन को बीट करने की ताकत हो। इसलिए आज हम बात करेंगे इक्विटी एसेट क्लास की, जिसमें ना सिर्फ महंगाई को मात देने की ताकत है बल्कि 25 सालों के आंकड़े ये बताते हैं कि इक्विटी ने गोल्ड और एफडी, रियल एस्टेट, इन जैसे जो एसेट क्लास हैं उससे काफी बेहतर रिटर्न दिया है। तो क्यों लॉन्ग टर्म निवेश में इक्विटी अव्वल है और महंगाई पर इक्विटी फंड का रिटर्न कैसे भारी है, ये जानेंगे हम आज के शो में हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरिया। दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले विकास, आपके पास आती हूँ मैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी हम निवेश करते हैं और निवेश का कोई भी टारगेट अपने लिए सेट करते हैं, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमें इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। वो इन्फ्लेशन हमारे रिटर्न को कम करता है, उस इन्फ्लेशन से हमें उतना फायदा नहीं होता निवेश में जितना होना चाहिए। इन सबको देखते हुए अगर कोई इक्विटी क्लास को चुनता है तो वो कैसे फायदे में रहेगा? धन्यवाद स्मिता। हेलो ऋषि भाई। देखिए स्मिता, महंगाई की हमने जो बात की और रियल रिटर्न की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। बिकॉज हम कई बार ये सोचते हैं कि हमने निवेश तो कर लिया। अब मान लीजिए हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं कि हमने 1 लाख रुपया उसमें जमा कर दिया और 7% के दर से हमें रिटर्न मिलेगा। साल के बाद मेरे पास 1,07,000 है और मान लीजिए 6% का अगर इन्फ्लेशन हुआ यानी कि महंगाई बढ़ी तो आपका रियल रिटर्न तो 1,000 रुपए है। और ये हम हमें दिखता भी है। जैसे स्मिता, छोटी छोटी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ की हैं। हम जैसे बच्चों के स्कूल की फीस की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी फीस और आपकी फीस में कितना अंतर है। लेकिन आज हम यंग जनरेशन और जेन जी की बात करते हैं तो उनकी जो स्कूल फीस है, आप देखिए 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो गई है जो हमने फीस पे की है। चाहे वो फीस हो, चाहे हम रोजमर्रा की जिंदगी का जैसे राशन है वो लेके आते हैं। जो काम हमारा 1,000, 1,200, 1,500 में हो जाता था महीने का, आज वो 10-15 हज़ार के नीचे नहीं होता। तो इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली एक ऐसा कांस्टेंट फिनोमिनन है। बॉलीवुड ने बहुत फिल्में बना ली, गाने बना लिए, बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें बदल गई, डिजिटाइज हो गया वर्ल्ड, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं गई। ये एक ऐसी कांस्टेंट फैक्टर है जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेगी और जुड़े जुड़े रहने वाली है। अब इसको बीट करना है। हमने बीट करने का मतलब ये हो गया कि यदि मैंने एग्जाम्पल दिया 1 लाख रुपए का, मैं ऐसे कौन से उसमें एसेट क्लास में पैसा डालूं जहां पे मेरा इन्फ्लेशन बीट हो और अच्छे से बीट हो और मेरे पास में कुछ पैसा भी हाथ में बचे। हालांकि ये अगर 1 साल की 2 साल की बात करते हैं तो फिर मैं इक्विटी डेफिनेटली उसके दायरे में नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, हम एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि 10 साल 15 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस से यदि आपने बचना है तो आपको एक ऐसे एसेट क्लास में डालना पड़ेगा जो आपके इन्फ्लेशन को बीट करे और उसके बाद आपको एक अच्छी रिटर्न दे जो मीनिंगफुल हो। मतलब आप देखिए, एक एंट्री लेवल कार जो 4-5 लाख रुपए की आती थी आज से 5-7 साल 10 साल पहले, आज वो 6-7 लाख रुपए की हो गई है। तो हर एक चीज में हमें वो महंगाई का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, नटशल में यही बताऊंगा कि अगर आप 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें और 4-5 एसेट क्लास देख लें, इक्विटी 12 से 15% का एक रिटर्न, एवरेज रिटर्न जो है उन्होंने मेंटेन किया है। क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो आप 11-12% की अगर हम देखते हैं तो उसमें फंड मैनेजर्स जिस तरीके से पोर्टफोलियो को चलाते हैं, बनाते हैं, थोड़ा एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उसको बीट करके 12 से 15% की रिटर्न इक्विटी जनरेट कर सकता है। और यही डेटा जो है पिछले 20-25 साल का दिखाया है। इसी के सामने यदि अगर आप एफडीज का देखें तो 7 to 8% का आपका दर रहता है। तो आप बहुत मुश्किल से ही इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो इस तरह के एसेट क्लास से। जी बिल्कुल। और मतलब कई बार ये कई एग्जाम्पल्स में भी ऋषिकेश हमें दिखता है, लेकिन फिर भी एक आपने देखा होगा कि जितनी स्वीकार्यता एफडी की है, लोगों को बड़ा इजी लगता है अपने पैसे अगर उनके पास हैं तो उसको एफडी में डाल देना, और इक्विटी फंड में पैसे डालना मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे डालना, कहीं ना कहीं दिमाग में वो एक मार्केट का रिस्क रहता है। बावजूद इसके अगर हम इक्विटी फंड की आज हम क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि रिटर्न में कितने अव्वल रहे हैं और खास करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, तो पूरी जर्नी देखें इक्विटी फंड की, तो कैसे देखते हैं आप इसको? स्मिता जी नमस्ते, विकास जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। आपने बहुत सही कहा कि
आम निवेशक के लिए एफडी का निवेश एक बहुत पसंदीदा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे विकास जी ने बहुत सही तरीके से बताया कि रियल रिटर्न बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप अगर केवल इन्फ्लेशन की रेट से अगर अपने इन्वेस्टमेंट ग्रो करो तो आप केवल परचेसिंग पावर रिटेन कर सकते हो। लेकिन अगर पैसे के ऊपर पैसा बनाना है तो आपको इन्फ्लेशन के रेट के ऊपर पैसा कमाना हो, रिटर्न बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिटर्न 12% का है तो उसमें 6% का अगर इन्फ्लेशन है तो आपका रियल रिटर्न केवल 6% का है। तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां पे भी आप निवेश कर रहे हो वहां पे रियल रिटर्न बन रहे हैं या नहीं। इंडिया में अधिकतर 4 एसेट क्लासेस काफी प्रचलित है। सबसे पहले तो इक्विटी है, दूसरा रियल एस्टेट है, तीसरा गोल्ड है और चौथा डेट है। डेट यानी एफडी की बात करूंगा मैं यहाँ पे। अब इनके रिटर्न्स देखते हैं। अगर एफडी का रिटर्न हम देखें तो करीबन 6-6.5% का रिटर्न देती है एफडी। तो अगर 6-6.5% का केवल एफडी रिटर्न देती है तो इसका मतलब आप इन्फ्लेशन के रेट पे आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हो। अगर आप इन्फ्लेशन के रेट पे आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप केवल आपकी परचेसिंग पावर रिटेन कर रहे हो। अगर आप गोल्ड का डेटा देखो पिछले 10-12 सालों के लिए तो रिटर्न्स करीबन 9-9.5% के करीब आता है। अगर आपका इन्फ्लेशन 6% का है और आपके रिटर्न 9-9.5% के हैं तो आप केवल 3-3.5% का रियल रिटर्न बना रहे हो। रियल एस्टेट का अगर हम डेटा देखें तो रियल एस्टेट का हमने काफी ऑडिट्स करे हैं। पिछले 11 सालों का डेटा देखा हुआ है। करीबन 5,000 यूनिट्स का ऑडिट किया है हमने और हमको ये पता चला कि रियल एस्टेट ने भी केवल 9-9.5% का रिटर्न दिया है। तो ये तीनों एसेट क्लासेस इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द अगर रिटर्न दे रहे हैं तो वो केवल परचेसिंग पावर रिटेन कर रहे हैं या रियल रिटर्न 2 से 3% का कमा के दे रहे हैं। लेकिन इक्विटी इसी समय के लिए आप अगर देखो तो इक्विटी ने करीबन 12.5% का रिटर्न दिया है। तो वहां पे केवल 6% का अगर इन्फ्लेशन है तो 6.5% का रियल रेट ऑफ रिटर्न बन रहा है। तो इसके वजह से अगर मुझे चुनाव है मात देने के लिए तो मेरा चुनाव इक्विटी का रहेगा, क्योंकि वहां पे रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 6-6.5% का बनने की काफी अच्छी गुंजाइश होती है। हम्म, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है ऋषिकेश कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि रियल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। लोगों को ये लगता है कि रिटर्न इतना परसेंट मुझे ये इस वाले फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मिलेगा, या फिर यहाँ अगर मैं एफडी में निवेश करता हूँ तो मुझे ये रिटर्न मिलेगा। लेकिन उस रिटर्न में रियल रिटर्न क्या होता है ये लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे ये बोलूं विकास, क्योंकि बहुत सिंपल होता है ये समझना कि आपने इतना पैसा लगाया, आपको इतने सालों के बाद इसका इतना रिटर्न मिल जाएगा, उसको अगर सिंप्लीफाई करके किसी को समझा दीजिए तो वो बहुत आराम से समझ जाएगा, अच्छा इन्फ्लेशन के बाद मुझे सिर्फ इतना पैसा मेरे हाथ में आएगा। मैं ऐसा कोई कैलकुलेशन आपसे जानना चाहूँ जिससे दर्शकों को थोड़ा समझ में आए कि इक्विटी से उनको कितना फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हैं जो आज की तारीख में रिटायर हो गए हैं और उनको 1 लाख रुपया महीना चाहिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा निकालने के लिए। अब हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स से अगर वो 6% का अगर विड्रॉल लेते हैं साल का, तो लगभग उनको 2 करोड़ रुपए का चाहिए ताकि उनको 1 लाख रुपया महीना आता रहे। कि 2 करोड़ का कॉर्पस है आज का और वो हर महीने 1 लाख रुपया लेते जा रहे हैं। तो उनका इस तरीके से जो रिटायरमेंट का उनका जो खर्चा निकल रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए यही व्यक्ति अगर आज की तारीख में कोई ये सोचता है कि मैं 15 साल के बाद रिटायर होने वाला हूं। मान लीजिए उन्हीं की फैमिली के कोई एक व्यक्ति हैं जो 15 साल के बाद रिटायर होंगे। अब उनको कितना पैसा चाहिए यदि सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो 15 साल में लगभग उनको 2,40,000 रुपया उनको चाहिए मंथली इनफ्लो, ताकि उनका वो जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन रहे। विच मीन्स कि आज के 1 लाख की जो वैल्यू है वो 15 साल के बाद 2,40,000 जो होगा उसकी वैल्यू 1 लाख के बराबर के आसपास की होगी। विच मीन्स आज अगर उनका पोर्टफोलियो 2 करोड़ का है तो उनको लगभग 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप देखिए इन्फ्लेशन की वजह से आप कहां से कहां आपको जर्नी तय करनी पड़ेगी। और यही एक रीजन है कि जैसे आप अगर आप बात करते हैं इक्विटीज की, कि इक्विटीज के ही कारण आपका ये इन्फ्लेशन बीट होगा और आपके टारगेट्स अचीव होंगे। एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा क्विक में कि जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू किया है 25 साल के लिए,
और 12% से अगर इक्विटी रिटर्न देते हैं, क्योंकि जैसे ऋषि भाई ने बोला कि 12.5% के ऊपर का है, मैं 12 लेके चलता हूँ कि अगर और कंजर्वेटिव होके जाएं तो 1,65 करोड़ के आसपास कॉर्पस आपका क्रिएट होगा। यही अगर आप फिक्स डिपॉजिट 6.5% से करेंगे तो वो 65 लाख के आसपास का फाइनल वैल्यू बनेगा। यही अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो लगभग 1 करोड़ के आसपास बनेगा। तो आप देखिए तीनों एसेट क्लास, या इवन आप रियल एस्टेट की भी अगर आप बात कर लेंगे 7-7.5% से, तो भी आपके रियल एस्टेट आपको उस तरह की लिक्विडिटी नहीं दे पाएगी, उस तरह की रिटर्न नहीं दे पाएगी। सो इक्विटीज इज अ क्लियर विनर व्हेन इट कम्स टू बीटिंग द इन्फ्लेशन। तो ये कैलकुलेशंस जो हम देते हैं उसका पर्पस ही यही है कि आप इस चीज से ये समझने की कोशिश करिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आपका 100% पोर्टफोलियो इक्विटीज का ही होना चाहिए, बट हाँ, अगर आपके एसेट क्लास में केवल फिक्स डिपॉजिट्स या दूसरे एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पा रहे, तो बहुत हाई टाइम होता है कि आपको इक्विटीज अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करनी पड़ेगी, ताकि आपका रियल रिटर्न जो है वो पॉजिटिव हो, आपके पोर्टफोलियो में एक अल्फा जनरेट हो जो आपके इन्फ्लेशन को बीट करके ऊपर से आपके पैसे को ग्रो करवाए, जिसको हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। और वो वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा यदि आप अपने इक्विटीज में या अपने पोर्टफोलियो में इक्विटीज को ऐड नहीं करेंगे तो। जी, बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे लोगों को इसकी समझ भी आने लगी है। लेकिन ऋषिकेश, फिर भी हम बार-बार शुरुआत से बात इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, महँगाई की कर रहे हैं। बड़े सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता, उन्हें ये पता होता है सामान के दाम बढ़ जाते हैं तो मतलब कि महँगाई आ गई। लेकिन रियल में महँगाई है क्या? इसका एक डेफिनिशन अगर हम कहें तो क्या होता है, ये बड़े कम लोगों को पता होता है। ये बहुत बहुत ही सही सवाल है। काफी लोगों को इन्फ्लेशन की परिभाषा पता नहीं होती है, और इन्फ्लेशन की परिभाषा जो है वो कई लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। अगर आज कोई चीज आपको 100 रुपए के दाम में मिल रही है, वही चीज अगर एक साल के बाद 106 रुपए के दाम में मिल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि 6% का इन्फ्लेशन लागू हुआ है वो चीज के ऊपर। ये होता है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन देखें जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लागू होता है, जून 2025 में 2.1% का नंबर आया है। जिसका मतलब ये है कि जो चीजें 100 रुपए में पिछले साल मिलती थी, जून 2024 में 100 रुपए मिलती थी, अब वो चीजें 102.11 के दाम पे मिलेगी। इसके मतलब 2% का इन्फ्लेशन लागू हुआ है सीपीआई इन्फ्लेशन का। ये एक एबरेशन है, एक वन ऑफ द केस है जब केवल 2% का इन्फ्लेशन लागू हुआ है। लेकिन अगर मुझे सीपीआई का डेटा देखना है पिछले 20-30 सालों के लिए, तो नंबर करीब करीब 5 से 7% के बीच में आता है। ये होता है सीपीआई इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लागू होता है। अगर मैं एचएनआई इन्फ्लेशन की बात करूं, एचएनआई इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को लागू हो सकता है। वहां पे ये 4 या 6% जो नंबर जो सीपीआई इन्फ्लेशन का शायद लागू ना हो, क्योंकि स्पेंडिंग पैटर्न काफी अलग होते हैं। अगर उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स को हम मद्देनजर रखते हैं, तो उस पर 2 से 2.5% का प्रीमियम लगता है। तो अगर सीपीआई इन्फ्लेशन 5% या 6% है, तो एचएनआई इन्फ्लेशन करीबन 7 से 8% के बीच में आएगा। तो ये है इन्फ्लेशन की परिभाषा। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट स्टेटस ऑफ द सोसाइटी। तो ये होता है इन्फ्लेशन। जी, और बहुत इम्पॉर्टेंट आपने यहाँ पर सारे बातें जो हैं वो बताई, और बहुत ज़रूरी होता है आपको ये समझना। अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं लगातार कि हमें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा जितना हमने सोचा था, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि उस पर कहाँ असर पड़ रहा है और किस चीज़ का उस पर असर पड़ रहा है, जिसकी आज हम कोशिश कर रहे हैं पड़ताल करने की। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कि महंगाई को देखते हुए आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और किस स्ट्रैटेजी के साथ करना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इक्विटी फंड कैसे इन्फ्लेशन को देखते हुए निवेश में है अव्वल, ये जानने की हम कर रहे हैं कोशिश, और इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या होनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, ये भी खंगालने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। अब आपके पास आती हूँ मैं विकास, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, इक्विटी फंड की भी हमने बातें कर ली, बाकी सारे एसेट क्लास की भी हमने बातें कर ली। अब अगर हमको सच में इन्फ्लेशन को बीट करते हुए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो क्या होनी चाहिए? तो देखिए स्मिता, हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहला जो बेसिक फॉर्मेट या आप फ्रेमवर्क होता है वो निवेशकों का ये होता है कि आप अपना निवेश जो है कितने समय के लिए कर रहे हैं, कितने आपके गोल्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, कब कब वो गोल आने वाले हैं, आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है और टाइम होराइजन कितना है।
ये और फिर आपके रिस्क एपिटाइट को देखते हुए आप 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या मॉडरेट या एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। अब इसमें जो एलोकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स रहेंगे, जो बहुत ज्यादा रिस्की एसेट में नहीं डाल सकते, बट फिर भी उनको अगर एक इन्फ्लेशन बीटिंग पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो एटलीस्ट 20-25% तो उनका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। अब हम आ जाते हैं थोड़े मॉडरेट इन्वेस्टर्स। सो मॉडरेट इन्वेस्टर्स जो है वो मान लीजिए अगर अपने पोर्टफोलियो को 30-40% डेट साइड पे रखना चाहते हैं या 50-60% वो इक्विटीज की तरफ लेके जा सकते हैं। उसमें सब क्लासिफिकेशन में हो सकता है कि आपका लार्ज कैप कितना हो, मिड कैप कितना हो और स्मॉल कैप कितना हो। और हो गए आपके जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स, जिनको ये मालूम है कि उनको पोर्टफोलियो का रिस्क तो हाई है, लेकिन उनके रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई होती है वहां से, बिकॉज उनका इक्विटी एलोकेशन पोर्टफोलियो में शायद 70-80% तक जा सकता है। तो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट जो है बेसिकली आपके गोल्स, आपकी रिस्क एपिटाइट और टाइम होराइजन को देख के बनाना चाहिए। अब उसमें कौन सी कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं उसके हिसाब से फिर आप लार्ज कैप की, मिड कैप की और स्मॉल कैप की एलोकेशन के साथ आप अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। एंड दैट शुड बी द बेसिक फ्रेमवर्क कि किस तरीके से अपने को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। जी, बिल्कुल। और ऋषिकेश, मुझे लगता है कि महँगाई का सबसे ज़्यादा असर तब पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म में कोई अपने लिए टारगेट बनाते हैं। ख़ास करके अगर आपने कोई रिटायरमेंट टारगेट अपने लिए सोचा है, कोई कॉर्पस सोचा है। मान लीजिए 2 करोड़ का आपने कॉर्पस सोचा है, आपको लगता है कि इससे मैं रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन क्या वो 2 करोड़ अगर आज से 30 साल के बाद आपको रिटायर होना है, तो वही 2 करोड़ रहेगा? या इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी होती है जो आपको चुननी चाहिए, अपना वो अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए? जी स्मिता जी, ये काफी बार महसूस होता है कि लोगों की ये गलती होती है कि जब वो योजना करते हैं अपने निवेश की, तो वो इन्फ्लेशन को ऐड करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज किसी सज्जन को रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ काफी है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट अगर 30 साल के बाद है, तो वो 2 करोड़ की अगर प्लानिंग करते हैं तो और एसआईपी करना चाहते हैं, तो वो करीबन 6,000 की एसआईपी करेंगे तो 30 साल बाद 2 करोड़ की राशि पे पहुंचेंगे। लेकिन 2 करोड़, आज के जो 2 करोड़ है, 30 साल के बाद इन्फ्लेशन को ऐड करके करीबन 11 से 12 करोड़ होते हैं। 11 करोड़ मान के चलते हैं। और वो 11 करोड़ की अगर उनको योजना करनी है तो उनको 6,000 की एसआईपी नहीं बल्कि 33,000 की एसआईपी करनी होगी। अगर वो 33,000 की एसआईपी करते हैं तब जाके वो 11 करोड़ की राशि पे पहुंचेंगे 30 साल के बाद। आज शायद उनको वो 2 करोड़ काफी होगा रिटायरमेंट के लिए, लेकिन 30 साल के बाद वही 2 करोड़ की इन्फ्लेशन ऐड करके वैल्यू हो जाती है 11 करोड़ की। तो उनको योजना जो करनी है वो 11 करोड़ की करनी होगी। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए? मेरे हिसाब से करीबन 80% जो है वो आप इक्विटी में डालिए और 20% जो है वो डेट में डालिए। और इक्विटी में डालने की जब मैं बात करता हूँ, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि निफ्टी ने करीबन 12% का रिटर्न दिया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 12 प्लस 2-3% का अल्फा जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो 12 अधिक 2 या 3% जो जोड़ लो तो 14-15% का रिटर्न बनता है। अगर आपने 14% का रिटर्न बनाया है और आपका इन्फ्लेशन अगर 6% का है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप 8% का रियल रिटर्न बना रहे हो, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न, रियल रिटर्न माना जाता है। तो ये 14-15% बनाने के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना जरूरी है। 80% ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी में जाना चाहिए और बचा 20% जो है वो डेट में जाना। अच्छे तरीके से आपने एसेट एलोकेशन को भी बताया कि महंगाई को बीट करने के लिए आपका पोर्टफोलियो जो है वो कैसा होना चाहिए। लेकिन अभी वॉलेटाइल मार्केट में अगर विकास किसी को अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो वो कैसे बनाए? देखिए, वॉलेटिलिटी तो एक हिस्सा है मार्केट्स का, लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो जैसा हम बोलते आ रहे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने आप को देखिए कि आप कौन सी रिस्क कैटेगरी में आते हैं। बट एक जनरल अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो बिल्ड में, तो एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और यदि टाइम होराइजन बहुत लंबा है, रिस्क कैपिटाइट है, तो जरूर मिड कैप का और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लिया जा सकता है। या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो लार्ज कैप की तरफ भी आप लिया जा सकता है। तो उसमें मैं कुछ फंड्स हैं जो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे लार्ज कैप कैटेगरी में अगर किसी को निवेश करना हो तो मेरे एसेट लार्ज कैप एक अच्छा विकल्प है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप एक अच्छा विकल्प है। इसी तरीके से यदि मल्टी कैप स्ट्रैटेजी में जाते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप भी एक अच्छा विकल्प है। मिड कैप साइड में अगर किसी को फंड्स देखने हो तो एचडीएफसी मिड कैप या कोटक मिड कैप अच्छे ऑप्शंस हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है।
स्मॉल कैप कैटेगरी में यदि कोई देख रहे हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं जिससे पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जा सकता है। बट एक चीज जरूर बोलूंगा स्मिता, कि ये जो फंड्स का हमने जो नाम लिया है, ये केवल यही फंड्स नहीं है, बाकी फंड हाउसेज के भी फंड्स ने अच्छा किया है, हमने एक जनरल व्यू दे दिया। लेकिन आपका एवरी इंडिविजुअल जो है वो अलग होते हैं, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि एक ही फॉर्मूले में सब लोग फिट हो जाए। तो तीन चीजें वापस यही बोलूंगा कि टाइम होराइजन देखिए, रिस्क एपिटाइट देखिए, और आपके गोल्स देखिए क्या है, उसके साथ लिंक करेंगे तो आपको ये वोलेटिलिटी और ये सब इन्फ्लेशन, इन सब से बहुत इजीली आप सेल थ्रू कर जाएंगे, और पोर्टफोलियो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेगा आपका। जी बिल्कुल, तो ये कुछ पसंदीदा फंड्स भी हैं इक्विटी के जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब ऋषिकेश, क्योंकि हमने शो की शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा इक्विटी की बात की और इक्विटी कैसे अव्वल है बाकी एसेट क्लास में रिटर्न के मामले में लॉन्ग टर्म में, इसकी भी हमने बात की, फिर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे लोगों के मन में, इसलिए मैं चाहूँगी एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन इक्विटी को लेकर क्या होना चाहिए और किस वक्त इक्विटी का एक्सपोजर कम करना होता है आपको पोर्टफोलियो से। जी स्मिता जी, जैसे विकास जी ने बहुत सही कहा कि दो चीजें मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और दूसरी चीज है टाइम होराइजन। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको निवेश करना है, शॉर्ट टर्म मतलब 30 साल के अंदर या 3 साल के लिए निवेश करना है, तो आपका अधिकतर पैसा जो है वो डेट में जाना चाहिए और कम पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। करीबन 70% जो है वो डेट में जा सकता है और बचा 30% है वो इक्विटी में जा सकता है। ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल के होराइजन की बात हो रही है। मीडियम टर्म विच इज समवेयर अराउंड 5 years to 10 years के बीच में, वहां पे आपका इक्विटी रिटर्न, इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ सकता है। करीबन 70% तक इक्विटी निवेश कर सकते हो, बचे 30% आप डेट के लिए रख सकते हो। पर अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल या 15 साल के लिए है, तो 80% जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो इक्विटी में जा सकता है और 20% जो है वो डेट में जा सकता है, ताकि आपका लक्ष्य जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का वो 12-13% के करीब हो, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके रिटर्न्स काफी अच्छे बनेंगे और एक अच्छा खासा रियल रेट ऑफ रिटर्न बनेगा आपका। बिल्कुल, तो इसी ये के साथ ऋषिकेश में चाहूंगी आप अपने फंड्स भी बता दें दर्शकों को। जी बिल्कुल। फंड्स की बात कर रहे हैं तो मेरा कहना हमेशा यही रहा है कि लार्ज कैप में आप करीबन 55% का निवेश होना चाहिए, करीब 25 से 30% मिड कैप, और बचा हुआ स्मॉल कैप में निवेश होना चाहिए। मेरे कुछ पसंदीदा फंड्स हैं: डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैनरा रेबोको का मल्टी कैप फंड है, आईसीआईसीआई अप्रूव्ड डिविडेंड यील्ड फंड है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ये कुछ मेरे पसंदीदा फंड है जहाँ पे आप निवेश अगर करोगे ये बास्केट में, तो आपका एसेट एलोकेशन या मार्केट कैप एलोकेशन जो है, जो मैंने पहले कहा था, वो आ सकता है। जी हाँ, तो काफ़ी अच्छे फंड्स और उनकी सलाह ऋषिकेश और की तरफ से और विकास की तरफ से भी आपको दी गई, और कुल मिलाकर आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और दर्शकों को एक क्लैरिटी देने के लिए कि अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए तो फिर आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आज के शो से इक्विटी एक्सपोजर को लेकर आपकी जो जानकारी वो थोड़ी क्लियर हुई होगी, लेकिन उसी के साथ ये भी समझ में आया होगा कि महंगाई को देखते हुए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको कैसे बनना है। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।